हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज है 10 नवंबर और आज की इस क्लास में हम लोग कुमार गौरव सर के द्वारा 8 नवंबर 2022 को जब क्लास करवाई गई थी उस क्लास का इसमें हम लोग रिवीजन करेंगे और यह क्लास आपको केवल 20 से 25 मिनट में करवा दी जाएगी। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे से रिवीजन हो जाता है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि मैं इसका जो रिवीजन करवाता हूँ 2 या 3 दिन के बाद में करवाता हूँ। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो 2 दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा या आप लोगों ने जो पढ़ा उसमें से कितना पॉइंट हमको याद रहा है और कितना याद नहीं रहा है, बस इसी उद्देश्य से इस क्लास को करवाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है पूछा गया है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के बारे में। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो जवाब देना है कि यह 7 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए, विश्व कैंसर दिवस और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर विश्व कैंसर दिवस पूछा जाएगा तो उत्तर देना है 4 फरवरी। क्या देना है उत्तर? 4 फरवरी देना है। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस तब इसका उत्तर देना है 7 नवंबर। अब यहाँ पर कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, इससे संबंधित जो स्टैटिक जीके का पोर्शन हो सकता है उसको देखेंगे। यहाँ पर पहला पॉइंट है कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस जो है यह 31 मई को मनाया जाता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। सर्वाइकल कैंसर या फिर गर्भाशय का जो कैंसर होता है इसका कारक क्या होता है? इसका कारक होता है HPV। HPV मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ पहली स्वदेशी वैक्सीन कौन सी है? तब बताना है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। अगर पूछा जाए कि यह ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई है तब बताना है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। सीरम इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा जा सकता है कि सीरम इंस्टीट्यूट किस राज्य में पड़ता है? तो बताना है महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में कहाँ पर? पुणे में। कहाँ पड़ता है? पुणे में। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये सभी आपको याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसके लिए कौन से वर्ष को लक्ष्य घोषित किया गया है? तो बताना है 2025। कब तक टीबी हारेगा देश जीतेगा? वर्ष 2025 तक इसके लिए लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, पूछा जाता है ल्यूकेमिया क्या है? तो ये जो ल्यूकेमिया है यह एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। क्या है? यह एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। उसी को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि थायराइड कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी याद रखना है कि थायराइड कैंसर के उपचार में आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। कोशिका का सैनिक किसे कहते हैं? कोशिका का सैनिक ल्यूकोसाइट को कहा जाता है। और ल्यूकोसाइट किसका नाम है? ये WBC का अन्य नाम है। WBC को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो है इसकी आधारशिला 6 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में रखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि दुनिया की जो पहली वैदिक घड़ी है उसकी आधारशिला 6 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में रखी गई है। अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश के उज्जैन में कहाँ पर रखी गई है तब बताना है जीवाजी वैधशाला के अंदर। कहाँ रखी गई है? जीवाजी वैधशाला के अंदर। बात आई है यहाँ पर जीवाजी वैधशाला की, तो जीवाजी वैधशाला का निर्माण कब हुआ था? तो बताना है 1719 में। अगर पूछा जाए कि जीवाजी वैधशाला का निर्माण किसने करवाया था तो बताना है महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक बार मैं फिर से इसको बता देता हूं। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। कब रखी गई है? 6 नवंबर 2022 को। अगर पूछा जाए उज्जैन में कहाँ पर रखी गई है तब बताना है जीवाजी वैधशाला के अंदर। जीवाजी वैधशाला का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1719 में करवाया था। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं।
अब कुछ देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट। जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से निकलेंगे, स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन बनेंगे, उन सभी को मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या दिया गया है। अगला पॉइंट है महाकाल लोक का उद्घाटन। महाकाल लोक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बताना है उज्जैन में किया गया है। अगर पूछा जाए उज्जैन के किस मंदिर में किया गया है, तो जवाब देना है उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में इसका उद्घाटन किया गया है। अगर पूछा जाए कि महाकाल लोक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तब बताना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो महाकाल लोक से 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला क्वेश्चन ये याद रखना है कि इसका उद्घाटन उज्जैन में किया गया है। अगर पूछा जाए उज्जैन के किस मंदिर में, तब बताना है महाकालेश्वर मंदिर में। पूछा जाए किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, तो बताना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सौर वेधशाला। सौर वेधशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी? सौर वेधशाला जो है यह महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा स्थापित की गई थी। महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा स्थापित की गई थी। कहाँ स्थापित की गई अगर पूछे, तो बताना है राजस्थान के जयपुर में इसको स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ होगा? 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ होगा? तो बताना है कि इसका आयोजन मध्य प्रदेश में होगा। कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में होगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है धूपगढ़। क्या नाम है? धूपगढ़। आप लोग इसका आंसर बताएंगे कि धूपगढ़ किस राज्य में पड़ती है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर आप लोग जरूर बताएंगे कि धूपगढ़ किस राज्य में पड़ती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि सतपुड़ा और विंध्य के बीच, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। सतपुड़ा और विंध्यन के बीच से कौन सी नदी बहती है? तो बताना है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। अगर पूछा जाए नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ी से। इसका उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, चर्चा में रहा 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चर्चा में क्यों है इसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ दिया गया है कि चर्चा में रहा 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह EWS से संबंधित है, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से ये संबंधित है। तो ये तो पॉइंट आपको याद ही रखना है। अब बात आई है यहाँ पर 103वां संविधान संशोधन की। पूछा जाए कि 103वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तब जवाब देना है कि यह 2019 में हुआ था। यहाँ से 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 15(6) और आर्टिकल नंबर 16(6) ये दोनों अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं और इनको एक ही में मिलाकर भी पूछा जा सकता है। प्रश्न कैसे बनेगा मैं इसको आपको बताता हूँ। पूछा जाएगा कि आर्टिकल नंबर 15(6) को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? बताना है 103वां संविधान संशोधन। पूछा जाएगा कि आर्टिकल नंबर 16(6) को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तब भी हमारा आंसर रहेगा 103वां संविधान संशोधन के द्वारा। इन दोनों को कंबाइन करके पूछा जाएगा कि वर्ष 2019 में आर्टिकल नंबर 15(6) व आर्टिकल नंबर 16(6) को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तब भी आंसर क्या रहेगा? 103वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये दोनों आर्टिकल आपको याद रखने हैं, 15(6) और 16(6). इन दोनों को 103वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और ये जो है आर्टिकल नंबर 15(6) और 16(6) किससे संबंधित हैं? इसमें कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। कहाँ पर दिया जाएगा? सरकारी नौकरियों एवं प्रवेश में इनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की स्टैटिक जीके से संबंधित और करंट अफेयर से संबंधित। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट दिया गया है, पहला पॉइंट पूछा गया है कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? DY चंद्रचूड़ होंगे। DY चंद्रचूड़ मतलब DY का मतलब यहाँ अगर आप लोगों को ना पता हो तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। क्या नाम है इनका? इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये पूरा नाम आपको याद रखना है।
अगला पॉइंट है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद कौन से वर्ष से संबंधित है, कौन से वर्ष से संबंधित है पूछा जाएगा तो बताना है 1992 से। और ये जो संघवाद, ये जो बनाम केस, ये वाला जो केस है किससे संबंधित है, आरक्षण से ही संबंधित है। इसमें आरक्षण की सीमा कितनी तय की गई थी, 50% इसमें आरक्षण की सीमा तय की गई थी। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात आई थी यहाँ पर संविधान संशोधन की। अगर पूछा जाए कि भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है, क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो हमारा जवाब रहेगा कि यह साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि संविधान संशोधन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तब बताना है अनुच्छेद नंबर 368। अगर पूछा जाए कि संविधान संशोधन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, तब बताना है भाग नंबर 20 में। तो संविधान संशोधन से संबंधित आपको 3 क्वेश्चंस याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन याद रखना है कि इसको भारत के संविधान में साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अनुच्छेद कौन सा संबंधित है, 368 संबंधित है। भाग कौन सा संबंधित है, भाग नंबर 20 इससे संबंधित है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 से। अगर पूछा जाए वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है लंदन में। अगर पूछा जाए कब से कब तक किया गया है, तब बताना है 7 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया है। ये तो आपके करंट के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको, इससे 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट का आयोजन कब से कब तक किया गया, तो 7 नवंबर से 9 नवंबर तक किया गया। कहाँ किया गया, लंदन में किया गया। अब इससे संबंधित जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या इससे रिलेटेड जो करंट के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी को मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। अगर पूछा जाए लंदन जो है वह किस नदी के किनारे है, ये एक स्टैटिक जीके का बहुत प्यारा सा प्रश्न बनता है कि लंदन किस नदी के किनारे है, तब बताना है कि यह थेम्स नदी के किनारे है। कहीं कहीं पर टेम्स भी देखने को मिल जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि लंदन जो है वह थेम्स नदी के किनारे स्थित है। चीन की राजधानी क्या है, चीन की राजधानी बीजिंग है। जापान की राजधानी क्या है, जापान की राजधानी टोक्यो है। फ्रांस की राजधानी क्या है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। बात आई है पेरिस की। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है अगर पूछा जाए, तब बताना है कि पेरिस जो है वह सीन नदी के किनारे स्थित है। तो 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ नदियों के किनारे बसे शहर से। लंदन किस नदी के किनारे है, थेम्स नदी के किनारे। पेरिस किस नदी के किनारे है, पेरिस सीन नदी के किनारे है। अगर पूछा जाए 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन, तब बताना है कनाडा में। इसका आयोजन कहाँ है, इसका आयोजन कनाडा में। बात आई है कनाडा की, तो कनाडा से संबंधित 4-5 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, मैं उनको बताने वाला हूं। तो कनाडा की बात आई है, यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि कनाडा की राजधानी क्या है। कनाडा की राजधानी पूछेगा तो बताना है ओटावा। कनाडा के बारे में एक पॉइंट आपको और याद रखना है, सर्वाधिक तटीय सीमा वाला देश पूछा जाता है। सर्वाधिक तटीय सीमा वाला देश कौन सा है, तब भी बताना है कनाडा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा, तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा गेहूं की सबसे बड़ी मंडी जो विनिपेग मंडी है वह कौन से देश में है, तब बताना है कि यह कनाडा में है। यहीं पर एक शहर पड़ता है मॉन्ट्रियल शहर। कहाँ, कनाडा में एक शहर है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। ये मॉन्ट्रियल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और यह किससे संबंधित है, यह भी पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तब बताना है कि यह ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। आपको याद होगा कि 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, ओजोन परत दिवस मनाते हैं। जिसको नहीं पता है वो लोग अपनी कॉपी पर इसको नोट कर सकते हैं। तो कनाडा से संबंधित हमने 4-5 क्वेश्चन देखे। पहला क्वेश्चन राजधानी से ओटावा है। दूसरा क्वेश्चन सर्वाधिक तटीय सीमा वाला देश कौन सा है, कनाडा है। तीसरा क्वेश्चन गेहूं की सबसे बड़ी मंडी विनिपेग मंडी कहाँ है, कनाडा में है। चौथा क्वेश्चन हमने देखा मॉन्ट्रियल शहर से, मॉन्ट्रियल शहर कहाँ है, कनाडा में।
पांचवा क्वेश्चन हमने देखा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 को हुआ था। अच्छा, सर्वाधिक तटीय सीमा वाला देश तो हो गया कनाडा। भारत में भी तो पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि सर्वाधिक तटीय सीमा वाला कौन सा राज्य है। चलिए अब देख लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन पूछा जाएगा तो जवाब देना है चाइना में। कहाँ होगा? चाइना में होगा। अच्छा, 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? जो 13वें नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है उसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? तब बताना है कि उसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 कहाँ हुआ है? चेन्नई में हुआ। कहाँ हुआ? चेन्नई में। कॉमनवेल्थ 2022, कॉमनवेल्थ गेम 2022 से संबंधित दो क्वेश्चन याद रखने हैं। इनका आयोजन कहाँ हुआ है? इनका आयोजन बर्मिंघम में हुआ है। कौन से नंबर के इस बार हुए हैं? तो ये 22वें नंबर के हुए हैं, 2022 और यहाँ पर भी 22। तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में हुए हैं कौन से नंबर के हुए हैं? ये 22वें नंबर के ही हुए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये भी हाल ही में चुने गए हैं। तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऋषि सुनक बने हैं। और यह इनकी पार्टी पूछी जाए तो बताना है कंजर्वेटिव पार्टी। कौन सी पार्टी? कंजर्वेटिव पार्टी। कॉमनवेल्थ गेम से एक क्वेश्चन और बनेगा जो कि स्टैटिक जीके का है। कॉमनवेल्थ गेम से पूछा जाएगा कि पहला कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ था? तब बताना है कि पहला कॉमनवेल्थ गेम कनाडा में हुआ था। अगर पूछा जाए कब हुआ था तब बताना है कि यह 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण से। किससे है? राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण से पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अभी हाल ही में नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो पूछा गया है कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जवाब देना है किशोर कुमार बासा को। अगर पूछा जाए किशोर कुमार बासा का कार्यकाल कितना रहेगा तो इनका जो कार्यकाल है वह 3 वर्ष रहने वाला है। कितना रहेगा? 3 वर्ष इनका कार्यकाल होगा। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन यहाँ से जो पूछे जा सकते हैं चलिए उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की स्थापना कौन से अधिनियम के द्वारा हुई थी? जवाब देना है अधिनियम 2010 के द्वारा। कौन से अधिनियम के द्वारा? अधिनियम 2010 के द्वारा। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का कार्य क्या है तब जवाब देना है स्थल एंड स्मारकों का संरक्षण। क्या होगा इसका? स्थल एंड स्मारकों का संरक्षण। दो क्वेश्चन यहाँ से और देख लेते हैं। वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं। वर्तमान समय में नवीनतम विश्व धरोहर कौन सी है? यह धौलावीरा है, हड़प्पा का स्थल है और यह गुजरात में पड़ता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। भारत के महान न्यायवादी कौन है? तो वर्तमान समय में जो भारत के महान न्यायवादी हैं उनका नाम है आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी। यहाँ पर स्टैटिक जीके का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पहले महान न्यायवादी कौन थे? पहले नंबर के महान न्यायवादी कौन थे? उनका नाम है एम शीतलवाड़। क्या नाम है? एम शीतलवाड़। अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महान न्यायवादी का उल्लेख है? क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बनेगा। पूछा जाएगा कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में महान न्यायवादी का उल्लेख है? तब जवाब देना है आर्टिकल नंबर 76 में। पूछा जाएगा कि महान न्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है क्योंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करते हैं। राष्ट्रपति जब चाहें इन्हें इनके पद से हटा सकते हैं। इसलिए याद रखना है कि ये जो महान न्यायवादी होते हैं यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। पॉइंट दिया गया है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? सुरेश पटेल हैं। यहाँ से भी एक प्यारा सा क्वेश्चन बनता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कौन से अधिनियम के द्वारा हुई थी? तब बताना है संथानम समिति की स्थापना, संथानम समिति की सिफारिश पर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई? जवाब देना है संथानम समिति की सिफारिश पर। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री किसे बनाए गए हैं? विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनाए गए हैं? बताना है इंदरजीत मिल। कौन बनाए गए हैं? इंदरजीत मिल बनाए गए हैं।
बात आई है यहाँ पर अगला पॉइंट में FATF की। सबसे पहले देख लेते हैं कि FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। टी राजा कुमार बने हैं। टी राजा कुमार किस देश के रहने वाले हैं? सिंगापुर के रहने वाले हैं। बात आई है यहाँ पर FATF की। इसकी स्थापना पूछा जाता है कब हुई थी? 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर मुख्यालय पूछा जाएगा तो बताएंगे कि मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। हमने अभी आपको बताया था पेरिस किस नदी के किनारे है? पेरिस सीन नदी के किनारे है और यह फ्रांस की राजधानी है। पूछा जाए विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व धरोहर दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, FATF का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो FATF का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। जिनको नहीं पता है वो लोग अपनी कॉपी पर इसको नोट कर सकते हैं। FATF का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है सेवेलियर पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 6 संबंधित है सेवेलियर पुरस्कार से। क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि सेवेलियर पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो जवाब देना है फ्रांसीसी सरकार के द्वारा दिया जाने वाला यह पुरस्कार है। और अभी हाल ही में इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जवाब देना है अरुणा साईराम को। किसे? अरुणा साईराम को सम्मानित किया गया है। यह एक महिला है। कहीं आप लोग ऐसा ना समझें कि अरुणा साईराम पुरुष का नाम है। ये पुरुष का नाम नहीं है, एक महिला का नाम है। और यह कर्नाटक की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? कर्नाटक की। पूछा जाए कि अरुणा साईराम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बताना है कि संगीतकार व गायक। ये अरुणा साईराम कौन है? संगीतकार व गायक हैं और इन्हें ही अभी हाल ही में सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और सेवेलियर पुरस्कार फ्रांसीसी सरकार के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? यह दिया गया है डॉक्टर सिंथिया को। किसे दिया गया है? डॉक्टर सिंथिया को दिया गया है। अगला पॉइंट है FAO का मुख्यालय कहाँ है? FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। और रोम किस देश की राजधानी है? इटली की राजधानी है। जिनको ये ना पता हो कि FAO का फुल फॉर्म क्या होता है तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगर पूछा जाए FAO की स्थापना कब हुई थी तो FAO की स्थापना जो हुई थी वह 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना हुई थी। इसी कारण से प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। तो यह दिया गया था हेनरी ड्यूनेट को। किसे दिया गया था? हेनरी ड्यूनेट को दिया गया था। हेनरी ड्यूनेट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने रेड क्रॉस संस्था की स्थापना की थी। बात की जाए कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है तो यह एलिशा मेमोरियल संस्था और सेंटर फॉर लिबर्टी, 3 संस्थाओं को यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए अब देख लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि पहले नंबर का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? पहले नंबर का है तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहले नंबर का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। लीजन दी ऑनर अवार्ड किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो यह फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। पहले नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो यह जो है जी शंकर कुरूप को दिया गया था। किसे दिया गया था? जी शंकर कुरूप को। चलिए दोस्तों अब देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है एशियाई महाद्वीप शतरंज टूर्नामेंट 2022 से। एशियाई महाद्वीप शतरंज टूर्नामेंट 2022 में पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर 2 कैटेगरी हैं, पहला है ओपन कैटेगरी और दूसरा है महिला वर्ग। अगर पूछा जाए ओपन कैटेगरी का खिताब किसने जीता है तो बताना है प्रज्ञानंद ने जीता है। कहाँ से हैं ये प्रज्ञानंद? चेन्नई से हैं। महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो महिला वर्ग का खिताब यहाँ पर PV नंदिधा ने जीता है और यह भी तमिलनाडु की रहने वाली हैं। अगला पॉइंट है प्रियंका नुटक्की से। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अगर पूछा जाए प्रियंका नुटक्की का संबंध किस खेल से है, इनसे संबंधित एक ही क्वेश्चन बन सकता है, वो भी ये बनेगा कि प्रियंका नुटक्की का संबंध किस खेल से है। जवाब देना है शतरंज के खेल से संबंधित हैं। अगला पॉइंट है शतरंज ओलंपियाड से।
शतरंज ओलंपियाड 2022। अगर पूछा जाए शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, जवाब देना है चेन्नई में। 2022 में इसका क्रम कौन सा था, जवाब देना है 44वां क्रम था। अगर पूछा जाए कि शतरंज ओलंपियाड 2022 का शुभंकर क्या था, जवाब देना है थम्बी। अगला पॉइंट है उबेर कप और थॉमस कप। उबेर कप और थॉमस कप का संबंध कौन से खेल से है, तो इनका संबंध बैडमिंटन से है। अगला पॉइंट है डूरंड कप। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, इसका संबंध है फुटबॉल से। और पॉइंट यहाँ पर बात की जाए तो अगला पॉइंट है कि मास्टरमाइंड किसकी ऑटोबायोग्राफी है। मास्टरमाइंड जो है यह विश्वनाथ आनंद की ऑटोबायोग्राफी है। बात आई है विश्वनाथ आनंद की, तो यह भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर पूछा जाएगा तो बताएंगे विश्वनाथ आनंद। वहीं पर अगर पूछ दिया जाए कि भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, तब जवाब देना है विजय लक्ष्मी। महिला पूछेगा तो विजय लक्ष्मी, पुरुष पूछेगा तो विश्वनाथ आनंद। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे कहाँ पर होगा। तो देश का जो पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वो वे होगा, कहाँ होगा, यह होगा नोएडा में। बात आई है नोएडा की, तो नोएडा में एक बहुत इंपॉर्टेंट हवाई अड्डा है जिसका नाम है जेवर हवाई अड्डा। जेवर हवाई अड्डा कहाँ है, नोएडा में। नोएडा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। अगला पॉइंट है NH7 का नया नाम क्या है, तो NH7 का जो नया नाम है वह है NH44। नेक्स्ट पॉइंट है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, 296 किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि एक वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो एक वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले जो पहले भारतीय खिलाड़ी हैं उनका नाम है सूर्य कुमार यादव। ओवरऑल की बात करेंगे तो यह दूसरे नंबर के व्यक्ति हैं। अगर ये दूसरे नंबर के व्यक्ति हैं तो पहले व्यक्ति कौन है, पहले व्यक्ति हैं मोहम्मद रिजवान। पहले व्यक्ति कौन है, मोहम्मद रिजवान, और यह पाकिस्तान के हैं। कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं। देखो अगर पहले व्यक्ति पूछा जाएगा तब हमें बताना है मोहम्मद रिजवान, लेकिन वहीं पर बात की जाए पहले भारतीय खिलाड़ी की तब हमें आंसर देना है सूर्य कुमार यादव। अगला क्वेश्चन है कि T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना है, तो बताना है विराट कोहली। चलिए अब देख लेते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। IPL 2022। IPL 2022 की बात आई है तो IPL 2022 में कौन से नंबर का खेला गया है, यह 15वें नंबर का खेला गया है। ऑरेंज कैप किसने इसमें जीता है, जोस बटलर ने जीता है। पर्पल कैप किसने जीता है, यजुवेंद्र चहल ने जीता है। विजेता टीम कौन सी रही है, गुजरात। गुजरात टीम के कप्तान कौन थे, इसका आंसर आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताना। उपविजेता टीम कौन सी रही है, उपविजेता रही है राजस्थान रॉयल्स। इन दोनों टीमों के जो कप्तान थे उनका नाम जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ये आपका होमवर्क है। चलिए अब देख लेते हैं आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है कि नवंबर 2022 में कहां पर रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नेवी और भारतीय नौसेना ने समुद्री साझेदारी अभ्यास, समुद्री भागीदारी अभ्यास किया है, तो इसका आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया है। इंडिया की तरफ से इसमें INS कवरत्ती और INS जलाश्व हिस्सा ले रहे हैं। भूमध्य सागर की बात करें तो भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं, जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, तो भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है वह स्ट्रामबोली को कहा जाता है। अगला पॉइंट है भूमध्य सागर प्लस लाल सागर, यानी कि भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, जवाब देना है स्वेज नहर। कौन सी नहर, स्वेज नहर के द्वारा जोड़ा जाता है भूमध्य सागर और लाल सागर को। अगला पॉइंट है पिच ब्लैक एक्सरसाइज से। पिच ब्लैक एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ हुआ है, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। अगला पॉइंट है रिम पैक एक्सरसाइज। रिम पैक एक्सरसाइज का आयोजन हवाई द्वीप में हुआ है। हवाई द्वीप कहाँ पड़ता है, USA में। रिम पैक एक्सरसाइज में भारत की तरफ से कौन सा जहाज शामिल हुआ, INS सतपुड़ा। कौन सा, INS सतपुड़ा शामिल हुआ है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था आज आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना।
और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों, अगर आप लोग इस क्लास की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है लर्न विद एजे। टेलीग्राम पर जाएंगे, वहां पर सर्च करना है आपको लर्न विद एजे, हमारा टेलीग्राम चैनल दिखेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको ये सारी PDF अवेलेबल हो जाएंगी। और अगर वहां पर सर्च करने से नहीं आता है तो इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप सीधे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।